नाज़रीन मोहतरम, आज का मौजू बड़ा एक्सक्लूसिव मौजू है और ये मौजू इसलिए मैंने चुना है कि बर्निंग इशू यही आजकल चल रहा है। क्या होने जा रहा है? मेरी मुराद है ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दोबारा जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। क्या ये किसी बड़े तसादम की तरफ गामज़ान है ये दोनों, अमेरिका और ईरान, और उस खित्ते पर इनके इस वजह से क्या असरात मरतब होंगे? और हमारा दूसरा टॉपिक होगा आज का जो एक आम मौजू पाकिस्तान में चल रहा है, उस पर मैं चाहता हूँ कि खुल के गुफ्तगू की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का हालिया बयान जो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया, कुछ हक़ाइक़ बयान किए, कुछ ऐसी बातें बयान की, उस पर सरासर बहस की जाएगी कि क्या इस हालिया बयान से मौलाना ने एक नया पंडोरा बॉक्स नहीं खोल दिया। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो नहायत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, अपने अपने पेशे के माहिर और आलमी सतह के जो हैं वो जाने और माने जाते तज्ज़िया निगार हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सरदार आसिफ अली सियाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फार्मर लीगल एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और जो पाकिस्तान में एक कानून बना है इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर, जो एक लॉ आजकल जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके वो मौजूद भी हैं। वो लॉ ड्राफ्टिंग सारी इन्होंने की हुई है दूसरी अपनी टीम के साथ, और आलमी अमूर के नहायत ही आला तजर्बाकार और माहिर माने जाते हैं। मेरे दूसरे मेहमान जनाब एक मंजे हुए सहाफ़ी और एंकर पर्सन और तज्ज़िया निगार जनाब शाहिद जंजुआ साहब, जर्नलिस्ट भी हैं और मुख्तलिफ मौजू पे अपना सानी नहीं रखते, आलमी अमूर के ये भी माहिर जाने जाते हैं। तो मैं आज का इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार आसिफ अली सियाल एडवोकेट साहब से शुरू करूँगा। जनाब आसिफ अली सियाल साहब, आप क्या फरमाएंगे कि ये जो मौजूदा तनाज़ा चल रहा है, जिसका खुदा खुदा करके एक इसमें जो थम आया था, एक मरतबा ये तवक्को पैदा हो गई थी कि ये ईरान और अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो जंग है, ये जो शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रही है, मगर ये उसके बरक्स होने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से फिर बमबारी शुरू कर दी गई है, ईरान की तरफ से भी गोलाबारी शुरू है, मिज़ाइलों के अटैक उधर से भी हो रहे हैं और मिज़ाइलों के अटैक उधर से भी हो रहे हैं। आज की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका ने उनके ब्रिजेस, उनके जो बिजली घर और कई अहम इमारतों का निशाना बनाया है। इसी तरह ईरान ने अपने अटैक में जो उनके जो अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनको निशाना बनाया है, जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी बड़े तसादुम का पेश खेमा है? योर टेक सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपके इदारे का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, और आपको और जितने भी सामीन और नाजरीन हैं और बशमूल मेरे इंतहाई मोहतरम गेस्ट, सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। आपने बेहतरीन एक जो है यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, तो इसमें गुजारिश जो है वो इस तरीके से है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें आपने जैसे फरमाया है कि आज इन्होंने जो बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाला जो अहम पुल है और बंदर अब्बास का जो रेलवे स्टेशन है और कम्युनिकेशन टावर जो है उसको तबाह कर दिया। इसी के साथ ही खोरस्तान में दरियाई शोर जो है इस पर वाक़े पुल जो है उसको भी मेन जो है उसको तबाह कर दिया है। इसी के साथ जो एयरपोर्ट समेत जो कशम है, चाबिहार है, सिरिक और अहवाज के जो शहर हैं उन पर भी इन्होंने शदीद बमबारी की है। अब इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमले किए। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, इसकी जो है वो तारीख क्या है, और उसके ऊपर ये जो ऊँट है ये किस करवट बैठेगा? क्या ये अब मशरिक़ वुस्ता और उसके जो ममालिक हैं, ये एक नई जो थर्ड वॉर है, क्या उसका पेश खैमा साबित होंगे, या इसके ऊपर यह है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का जो मुआशी निज़ाम है वो सारा ताहुबाला जो है वो कर दिया जाएगा। अब इसमें गुजारिश ये है कि ये जो अमेरिका और ईरान है ना जी, इसके दरमियान जो मुफाहमती इंतज़ाम हुआ था वो एक गैर रस्मी उसको समझौता या MOU कहते हैं जी। अब इसकी जो खिलाफ वर्जी है ना, एक्चुअली ये दो रियासतों के दरमियान तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये पूरे मशरिक़ वुस्ता, उसके बाद जो आलमी तवानाई की मंडियाँ हैं, बैनुल अक़वामी सलामती और अजीम जो ताकतें हैं,
उनकी जो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है ना जी, उसको मुतासर किया है। अब यह है कि मौजूदा जो हालात हैं, इसमें एक ऐसे मरले में ये जो है खिता दाखिल हो गया जहाँ पर महदूद जंग, प्रॉक्सी तनाज़ात, मुआशी दबाव और सफारती कशीदगी जो है वो बैक वक्त मौजूद है। अगर हम इसका जो है थोड़ा सा बनज़रे अमीक जायज़ा लें, तो हमारे सामने ये हकीकत आती है कि अमेरिका का जो बुनियादी मकसद है ना कि खलीज फारस में क्यों कर रहा है वो, उसमें ये है कि तवाज़ुन, जो ताकत का तवाज़ुन है उसको बरकरार रखना, वो ये चाहता है, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ ही इसराइल की जो सलामती है उसको भी यकीनी बनाना बिल्कुल। जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। और इसके साथ ही ईरान की जो जोहरी और इलाकाई सलाहियतें हैं उनको महदूद करना, ताकि ये इलाकाई जो है वो जो है कुव्वत ना बन सके। अब इसके मुकाबले में ईरान की हिकमत अमली जो है वो ये है कि अमरीकी दबाव का मुकाबला किया जाए और अपना जो इलाकाई असर व रसूख है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और वो जो फॉरवर्ड इसकी जो है ना जी डिफेंस स्ट्रेटजी है, उसके ज़रिए वो अपने जो दिफाई दायरे हैं ना जी, उनको सरहदों से बाहर मुंतकिल करना चाहता है, बल्कि कर रहा है। जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर लेबनान और उसके साथ जो मज़ीद इसके साथ जो प्रॉक्सीज़ हैं। अब इसकी अगर थोड़ा-सा इजाज़त दें, तो मैं ये चाहता हूँ अपने सामीन और नाज़रीन को ये बताना कि 1979 में जब इस्लामी इनकलाब आया था ना जी, तो उसके बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल कशीदा रहे हैं। अब मुख्तलिफ अदवार में कुछ सफारती राब्ते हुए, जोहरी मुज़ाकरात भी हुए, ओबामा के दौर में भी एक जो है महदूद मुफ़ाहमत जो है वो सामने आई, लेकिन बुनियादी अदम एतमाद जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सका। अब क्विकली ये है कि अमेरिका इल्ज़ाम ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो है ना जी, ये इन्होंने ब्लेम गेम जो है वो जारी है। अमेरिका ईरान पर इल्ज़ाम आयद करता है कि वो जोहरी सलाहियत में इजाफा कर रहा है, खत्ते में प्रॉक्सी जो अपने ग्रोह हैं उनकी हमायत करता है, उनको सपोर्ट करता है। इसके साथ ही वो कहता है कि इसराइल और अमेरिकी मफादात के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान का मौकफ ये है कि अमेरिका जो है खत्ते में बालादस्ती कायम रखना चाहता है, ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रखना चाहता है और इसराइल को गैर मशरूत हमायत देकर इलाकाई अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा कर रहा है। अब इसमें अमेरिकी हुकूमत और जो इनका सेंटकॉम है जी, उसकी हिकमत अमली क्या है? ये क्विकली मैं आपको जो है कि वो ज़रा मैं जी चाहता हूँ जी कि जी इसमें जी। शामिल किया जाए। इसमें जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ना सर, उसमें यह है कि जो अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है, इसकी बुनियादी तरजीहात जो हैं 3-4 हैं। नंबर 1 क्या है? फ्रीडम ऑफ जो है नेविगेशन है कि आपने हरमूज़ और खलीज अम्माल और अमान और बहर अहमर जो है उसमें बहरी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें वो आपको याद होगा कि बहरल वो इनका जो है बाबुल मंदब जो है वो भी उसमें शामिल है जी। और इसके साथ ही चोक पॉइंट है, इसराइल की जो सलामती है जी। नंबर 2 इसका ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिका जो है वो चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल को सबसे अहम जो स्ट्रेटेजिक है, अपना शराकतदार जो है वो समझता भी है और उसको जो है वो एक रीजनल सुपर पावर जो है वो चाहता है कि बरकरार रहे। नंबर 3 वो ये चाहता है कि ईरान जो है उसकी जो कंटेमिनेट स्ट्रेटजी है ना जी, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि उसकी जो अस्करी है, जोहरी है, इलाक़ाई सलाहियतें हैं, उसको महदूद रख के उसको जो है बिल्कुल एक यरगमाला रखना चाहता है, यरगमाला बनाना चाहता है। इसी तरीके से आखिरी इसका ये है कि ये जो अलायंस आर्किटेक्चर है, इसमें खलीजी रियासतें नेटो जो इनको नेटो के इत्तेहादी और इसराइल को एक मुश्तरका सलामती जो है फ्रेमवर्क में मुंसलिक भी रखना चाहता है। जिस तरीके से ये है कि अभी जो नेटो है, नेटो का इजलास भी टर्की जो है टर्किया में हुआ। अब जो पासदारान इनकलाब है ना जी, वो फॉरवर्ड डिफेंस जो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर वो जो है अमल कर रहे हैं। उसकी सोच ये है कि दुश्मन से अपने सरहदों पर नहीं बल्कि दूर दराज जो महाज है ना जी, उन पर निपटा जाए। इसलिए ईरान जो है वो इराक, शाम, लेबनान, यमन में अपने इत्तेहादी जो नेटवर्क्स हैं उसको बरकरार रख रहा है जी। इसके साथ ही इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें एसिमेटिक वॉरफेयर, ईरान जो है ना, ये रवायती जो फौजी ताकत है उसमें वैसे तो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा वो ड्रोन दूसरे लफ्ज़ों में सरदार साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि अमेरिका अपनी अजारादारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे भी रखना चाहता है। उसने वाज़ह कह दिया है, खुले लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इस पे अपनी जो उनकी अजारादारी है वो कायम करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर हम 20% टैक्स भी लेंगे। जब वो यही बात ईरान कह रहा था
कि हम हर गुजरने वाले जहाज से उनसे कुछ टैक्स वसूल करेंगे, तो अमेरिका ने खुलकर इसकी मुखालफत की, यूरोपीय यूनियन ने भी मुखालफत की। अब ये क्या बात है कि अमेरिका खुद कहता है कि मैं टैक्स लूंगा जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे, तो ये तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई ना। जी, इसमें आपने पॉइंट आउट किया है जी। इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि जो एक नई स्ट्रेटेजी इनकी जो है ना, स्ट्रेटेजिक जो इनकी अब आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने अपनी तरजीह बनाई है, उसमें ये है कि जब इन्होंने अंदाजा लगाया कि जब ईरान ने अभी जो टैक्स लिए हैं उसके ऊपर 20% जो है, जब उसकी इन्होंने मेजरमेंट की है, तो आपको पता है कि जो बिजनेस है उसमें यहूदी और जो हिंदू हैं इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके बाद इन्होंने बाकायदा जो है वहां पर इसकी कैलकुलेशन की है। तो जी। इसमें यह है कि मुझे ये फरमाइए कि एक जो टैंकर होता है वो तकरीबन कोई जो है ऑयल, अगर वो एक आप कह सकते हैं कि 150 मिलियन डॉलर जो है उसकी अगर वो जो है उसकी कीमत होगी तो उसका 20% कितना होगा। इसी तरीके से एक जो बड़ा सुपर ऑयल टैंकर होता है जी, वो ठीक है, तकरीबन कोई 300 से 400 मिलियन डॉलर का। तो अब मैं इसमें ये बस है आप कि आपका इसमें आपका पॉइंट आ गया सरदार साहब। आप वहीं होल्ड करें, मैं फिर दोबारा आपके पास वापस आता हूं। हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान जनाब शाहिद जंजुआ साहब के पास। शाहिद साहब, आप एक मंजे हुए सहाफ़ी भी हैं, एक एनालिस्ट हैं और आलमी अमूर पे आपकी बड़ी निगाह है। आप क्या फरमाते हैं कि ये जो तसादम बढ़ रहा है दिन ब दिन, वो जो इसमें जो है एक ज़्यादा वलवला और जोश आ रहा है, दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। ईरान अपनी तरफ से ईरान कह रहा है कि हम किसी कीमत पे भी झुकेंगे नहीं। उनका ये मौक़िफ़ तो सही है, वो क्यों झुकें, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे वो अपना जो हक है वो क्यों ज़ाया करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उनके अपने इलाके से गुजर के जाता है। हमने इसी प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स की जो डेफिनीशन है वो मेरे इन्हीं फाजल दोस्त जनाब सरदार आसिफ अली सियाल साहब ने बड़ी खुलकर बड़े जो खुले अंदाज में उसकी डेफिनेशन दी थी। आप क्या फरमाएंगे कि क्या ये तसादम एक बड़े तसादम में तब्दील होने जा रहा है? क्या इसराइल अपने असल मकसद में कामयाब हो चुका है? नेतन्याहू का शुरू दिन से ये उसका रवैया था, उसकी ये चाल थी कि वो किसी कीमत पे भी इस खित्ते में अमन नहीं होने देगा। वो जंग को जारी रखना चाहता था और वही हुआ, जंग फिर जारी हो गई है। क्या ये जंग किसी बड़े तसादम की तरफ बढ़ेगी और फिर जो आलमी मार्केट के अंदर इसके जो असरात होंगे वो बज़ाहिर है हम सब समझते हैं क्या होगा? योर टेक सर। अमेरिका और इसराइल ने पिछले 40 साल में बड़ी मेहनत की और एक प्लानिंग के तहत वो ये चाहते थे कि ईरानियन कौम को तकसीम कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इराक की हिमायत की और ईरान पर जंग मुसल्लत की। अब जब ये हमले हुए हैं पिछले 2-3 साल से तवातर के साथ ईरान के ऊपर दबाव जारी था, फिर इसराइल के कहने पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, तो ट्रंप का ख्याल ये था कि ईरानियन कौम, जिसके बारे में ये था कि वो इस्लामी इनकलाब की जो हुकूमत है उसके खिलाफ है, तो वो सड़कों पे निकल आएगी। वो अमेरिकन हुकूमत का बम गिरते ही जो है वो खुशी के शादियाने बजाएगी और कहेगी कि ट्रंप वेलकम, वी वांट लिबरेशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि ईरानियन कौम जो है वो बाहर सड़कों पे नहीं निकली। फिर जो है उन्होंने अली खामनाई जो ईरानियन रूहानी स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्हें शहीद कर दिया। तो अमेरिका का ख्याल ये था कि उनकी शहादत के बाद ईरानियन कौम डिवाइड हो जाएगी। फिर ये भी नहीं हुआ। फिर अगला हमला ये हुआ कि उन्होंने ईरानियन कौम के साथ मेमोरेंडम साइन किया। तो अमेरिका का ख्याल ये था कि ये मेमोरेंडम साइन होते ही ईरानियन कौम जो है वो बाहर निकल आएगी और वो कहेगी कि हमारी हुकूमत जो अमेरिका के खिलाफ नारे लगाती थी वो सरेंडर कर चुकी है। लेकिन उसका नतीजा इसके उलट निकला। अली खामनाई का लाखों अफराद का जनाजा देखकर ट्रंप पागल हो गया और अब उसके सामने सिर्फ एक ही ये था कि हमने तो ये सारा कुछ इसलिए किया था कि हमने ईरानियन कौम को तकसीम करना है, लेकिन ईरानियन कौम जो है वो यकसू थी और वो मुतहिद हो गई कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दुश्मन है और हम किसी कीमत पर उनके सामने जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका की सारी पॉलिसी, सारी जंग वो दरअसल नाकाम हो चुकी है और ये लिख लें, अमेरिका के सामने एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि छुप छुपा के और चुप चुप होके रात के अंधेरे में ईरान को छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि हमने जो करना था वो कर लिया है।
जरा आप तारीख को याद करें कि अमेरिका ने जब इराक के ऊपर कब्जा किया तो उस वक्त अमेरिका की कुल आर्मी 8 लाख थी, और अमेरिका ने जो ग्राउंड ट्रूप भेजे थे इराक के अंदर उनकी तादाद थी 1,60,000। अब अमेरिकन जो फौज है वो सुकड़ के टोटल जो है वो 4,60,000 फौज है, और अमेरिका के पास जो ट्रूप्स ईरान भेजने के लिए है उनकी तादाद लेस देन 10,000 है। इराक की आबादी, इराक की आर्मी को देखें और ईरान की आर्मी को देखें तो ये तनासब तो कुछ भी नहीं है, ये एक मस्करापन है। लिहाजा अमेरिका कभी भी ये जरूरत नहीं करेगा कि ईरान के अंदर अपने ग्राउंड ट्रूप्स उतारे, और ग्राउंड ट्रूप्स उतारे बगैर अगर अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि वो ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और ईरानियन हुकूमत को जो है वो फारिग करने में कामयाब होंगे, तो ये एक दीवाने का ख्वाब है। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। ईरानियन कौम जो है वो बड़ी बहादुर कौम है, और उनके अंदर जितनी मिली यकजहती, जितना कौमी वकार के लिए खड़ा होना, जितनी शहादतें देकर भी अपने मिशन पे कायम रहना, ये जितना उनके अंदर है शायद ही दुनिया की किसी एक कौम के अंदर हो। आप देखें कि दुनिया में जब भी किसी मुल्क के ऊपर हमला होता है, चंद अफराद शहीद होते हैं, तो फिर सारी कौम खड़ी हो जाती है कि हमारी हुकूमत का फैसला गलत था, हमारी हुकूमत ने जो है उसे सरेंडर कर देना चाहिए था, शायद वक्ती तौर पर भी, और लेकिन सरेंडर करने में जो है वो हमारे मुल्क की आफियत थी। लेकिन ईरान के अंदर जो है ऐसी सूरत हाल नहीं है। पूरी ईरानियन कौम जो है वो खड़ी है और वो एक ही मुतालबा कर रही है कि अमेरिका के साथ अब किसी मेमोरेंडम पे आपने साइन नहीं करना। अमेरिका से पीस का मतलब ये है कि आपने एक दगाबाज मुल्क को जो आपने किसी माहदे का हया नहीं करता उसके साथ आपने समझौता किया है, लिहाजा अब आपको मजीद किसी आजमाइश की जरूरत नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा सिनारियो बिल्ट हो रहा है इसके पीछे कोई और बड़ी ताकतों का भी हिस्सा है? चीन और रूस किस तरफ खड़े हैं? क्या उनकी आशीर्वाद ईरान को हासिल है या नहीं? आपके ख्याल में क्या क्या आप समझते हैं? चीन और रूस और पाकिस्तान ये बिल्कुल ईरान के साथ पुष्ट से पुष्ट मिला के खड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर, कश्मीर की आज़ादी के नाम पर ये जो तमाशा किया गया, इसके पीछे अमेरिका और दूसरी ताकतें जो है वो शामिल हैं। यही वजह है कि ये लोगों ने एक ही नारा लगाया, और वो नारा यही था कि पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ऊपर वार किया जाए, पाकिस्तानी अवाम को और कश्मीरी अवाम को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ला खड़ा किया जाए। लेकिन वो इसमें नाकाम हुए। आप देखें कि मुतालबात, बुनियादी मुतालबात तो हर कौम के अंदर होते हैं। वो तो पाकिस्तानी कौम भी चाहती है कि चीज सस्ती हो, वो भी चाहती है कि आटा सस्ता हो, लेकिन बात यह है कि सस्ता कैसे हो? जब तक कोई टैक्स अदा नहीं करता उस वक्त तक हुकूमत जो है वो चीजें मुफ्त में दे नहीं सकती। क्या बरतानिया में हम बिजली का बिल अदा नहीं करते? क्या यहाँ पे हम आटा नहीं खरीदते? लेकिन इन चंद नाअहल और जाहिल लोगों को जो खड़ा किया गया, इसके पीछे वही ताकतें हैं जो ईरान के खिलाफ जो है वो इस वक्त साफ फराह हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा जो ये सिचुएशन बन गई है, इजराइल इससे फ़ायदा उठाते हुए क्या दोबारा ईरान पर हमला आवर नहीं होगा? और अगर वो ईरान पर हमला आवर होगा तो ईरान जो आप बजाय तो यूं लगता है कि ईरान अपने हमसाया ममालिक को ही निशाना बना रहा है और ठीक कर रहा है। वो इसमें उसकी स्ट्रेटजी को मैं उसकी अहमियत को समझता हूं, मगर क्या अमेरिका की ये स्ट्रेटजी नहीं है कि मुसलमानों को आपस में इस खित्ते के अंदर लड़ा दिया जाए और फिर बैठ के तमाशा देखा जाए? क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको दिखाई देती है? ईरान की जो जंगी हिकमत अमली है, इसके नतीजे में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, अमारात के अंदर और दीगर गल्फ ममालिक के अंदर उनके अड्डे इस वक्त अमली तौर पर नाकारा हो चुके हैं, और उन अड्डों को दोबारा बहाल करने के लिए उन्हें कई साल लगेंगे। और इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने ये खेल खेला कि वो सऊदी अरब, जहाँ पे सिर्फ अमेरिका एक दफाई मुआहदा करके बैठा था, वहां पे पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये चाल चली कि ईरान को ये कहा जाए कि आप जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला करें, और सऊदी अरब को कहा जाए कि आप यमन के अंदर कूद पड़ें। तो इस तरह वो पाकिस्तान और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रिफ्ट डालना चाहता था। लेकिन सऊदी हुकूमत की हिकमत अमली, अच्छी हिकमत अमली, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हुकूमत का तदब्बर रंग ले आया, और ईरानियन गवर्नमेंट को भी इन हालात का पता है कि पाकिस्तान की मजबूरियां क्या हैं और पाकिस्तान की कुर्बानियां क्या हैं, और इन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने जो एक स्टांस लिया है
उसके ऊपर जिस तरह जम के इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है, उसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका की ये साजिश भी नाकाम होगी। आपका पॉइंट आ गया सरदार आसिफ अली सियाल साहब। मेरे मोहतरम, आप क्या फरमाएंगे कि ये मौजूदा कशमकश और ये मौजूदा जो जंगी जुनून है अमेरिका का, ये इसी तरह अगर जारी रहा और वो दूसरी तरफ से ईरान ने आज ऐलान कर दिया कि वो अपनी प्रॉक्सीज को मीन के वो हूती बागियों को वो उनको कहेंगे कि वो बाबुल मंदब का मुआसरा करें, उसको बंद कर दें। अगर उस तरफ बाबुल मंदब भी बंद हो गया, इस तरफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद हो गई, तो ये पूरी दुनिया की जो 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 है इकानमी, ये कैसे चलेगी? अगर इकानमी नहीं चलेगी तो फिर सदर ट्रंप किस तरफ खड़ा होगा और पूरी यूरोपियन ममालिक और ये दूसरे मुल्क जो हैं वो किस तरफ खड़े होंगे? आप क्या फरमाएंगे? योर टेक सर। जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने ये फरमाया कि अभी जो है इसमें जो दुनिया के ममालिक हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन मौजूद है, नेटो, और उसके बाद खलीजी ममालिक तो हैं ही, तो अब सबकी जो है ना बका का मसला हो गया। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल जो है बेसिकली तो ये सारी प्लानिंग जो है इजराइल ने की है, इजराइल लॉबी ने की है। और आपको याद है कि जब ट्रंप जो है उन्होंने कहा था, और जो ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी ये बात की थी कि हम जो है वो इजराइल जो है उस की जंग नहीं लड़ सकते, या उसको जो है वो हमारे बगैर नहीं चल सकता। तो उसके साथ ही इजरायली जो सफीर है अमेरिका में, उनका ये बयान आ गया कि हमारे बगैर अमेरिका भी नहीं चल सकता। और आपको मालूम है कि जितनी जो ज्यूज जो हैं वो कंपनीज हैं और ज्यूज जो इदारे हैं पूरी दुनिया के, यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर इनका जो है वो बिल्कुल ना सिर्फ तसर्रुफ है, बल्कि उसमें ही ये सारी जो है ना इनकी वो इजारादारी है। अब इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये जो अब देखा जाए कि इसमें जो पाकिस्तान है, मेरे ख्याल के मुताबिक हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का इसमें जो है वो क्या सिफारती तवाज़ुन हो सकता है। तो क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे साथ जो है इस जो जंग है उसके हमारे मुल्क के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान को जो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है ये अभी ज़रूरत है कि एक जिस तरह तवाज़ुन बरकरार रखा है उसी तरीके से इक्विलिब्रियम तैयार रखना चाहिए। और अभी जो बात की है मेरे फाजल दोस्त ने कि यहाँ पर इसकी जो है ना जी रिबटल के ऊपर और उसके ऊपर जो काउंटर ब्लास्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में जो है अनरेस्ट के लिहाज से एक साजिश जो है वो की गई है और की जा रही है। तो अभी इसमें यह है कि हमारी जो सरहदी सलामती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बलोचिस्तान और जो हमारी मगरबी सरहद है, इसमें हमारे जो सलामती के चैलेंजेस हैं वो इस वजह से बड़े हैं कि हमने मीडिएशन की, और जो यहाँ पर हमारे कुछ जो बज़ाहिर जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी जो है वो हम पाकिस्तान का किरदार जो है वो नहीं बढ़ाया, और वो जो है पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिहाज से जो वो पसे पर्दा जो है वो एक्टिव हो गए। और आपको ये भी याद है कि इसमें जो कतर है और उसके बाद जो ओमान है, इन्होंने जो है यहाँ पर इसको फैसिलिटेशन करने के लिहाज से जो है ना वो इनके कोई मुज़ाकरात जो है वो काम जारी है, वो हो भी रहा है। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान को जो है अपना जो गैर जानबदारी किरदार है ना वो इख्तियार करना चाहिए। ईरान और खलीजी ममालिक दोनों के दरमियान जो मुतवाज़न ताल्लुकात हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया जिनके पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक जो है ताल्लुकात हैं, उसमें अपना जो है किरदार अदा करना चाहिए। इसके साथ अब ये है कि हमें ये भी होना चाहिए कि तवानाई के जो मुतबादल ज़राए हैं ना जी, उन पर भी सरमायाकारी करनी चाहिए, और इलाकाई सालसी के किरदार को फ़रोग तो हमने दिया है। इसके साथ हमारी जो बहरी सलामती और तजारती रास्ते हैं उनकी निगरानी भी मजबूत की जाए। और उसमें अब देखें कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल है इसके भी क्राइसिस की जो है वो बाज़गिश सुनाई दे रही है। तो इस वजह से जहाँ तक यहाँ पर आपका सवाल था कि ये जो है जंग ये कहाँ तक होगी, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये बराह रास्त जंग जो है ना इसका इम्कान तो महदूद है, लेकिन दोनों फ्रीक इसके मुआशी और सियासी अखराजात से भी आगाह हैं, लेकिन गलत अंदाजे जो हैं वो भी अगर ये करेंगे और हादसाती तौर पर कोई तसादुम हो जाता है तो इससे कशीदगी बढ़ भी सकती है। अब इस सिलसिले में जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि अमेरिका जी है उसकी जो है राल टपक रही है कि वो उसको अब अंदाजा हो रहा है कि एक साल में वो 4.3 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर जो है
20% अगर इसके ऊपर टैक्स लगाता है, जितनी वहां से जो है वो शिप की जो है आमदोरफ्त है, तो वो उसको अब पता चला कि ये तो इतना ज्यादा जो है यहाँ से वो पैसा जो है वो कमा सकता है। दैट्स वाई उसने ये किया है कि पहले वो जो रजीम चेंज का उसका ऑब्जेक्टिव था, उसने यकसर उसको जो है वो भुला दिया, और अब ये है कि यहाँ पर आके बैठ के वो जो अपनी इकोनॉमिक जो है वो डिस्टॉर्शन जो है ना वो चाहता है, और यहाँ पर आकर जो है वो एक्सटॉर्ट ऑफ मनी जो है वो चाहता है, और ये जो है वो बदमाशी के साथ चाहता है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये इनका पुराना खेल है। ये जो साम्राज्य कुवते हैं, आप अच्छी तरह आगाह हैं इस बात से, आप बड़ा इदराक रखते हैं कि इनका ये पुराना खेल है कि जब भी ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ हासिल करना हो तो फिर हीले बानू से पहले फिर दोस्ती करके, फिर दोस्ती से बात ना बने तो फिर हीले बाने ना कर से भी बात ना बने तो फिर धमकी अमेज लहजे भी इख्तियार किए जाते हैं। मैं अब चलता हूँ अपने दूसरे मेहमान जनाब शाहिद जंजुआ साहब के पास। शाहिद साहब, हम एक नए मौजू की तरफ आते हैं, और मेरा ये जो नया मौजू है, ये जैसे मेरे फाजल दोस्त जनाब सरदार आसफ अली सियाल साहब ने फरमाया कि कुछ साम्राज्यी कुव्वतें अपना घिनौना खेल जो है वो हमेशा जारी रखती हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये घिनौना खेल बड़े अरसे से जारी है, और कुछ हमारे नादान दोस्त उन कुव्वतों के सामने ढेर हो जाते हैं, या पता नहीं उनकी हाँ में हाँ मिलाने में क्यों अपना कद जो काठ है उसको बड़ा करने में पेश रहते हैं। अभी हालिया हमारे मोहतरम हैं बड़े, मैं उनकी दिल और जान से बड़ी कदर करता हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़ी कादावर शख्सियत हैं, सियासत का एक बहुत बड़ा तजर्बा रखते हैं, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब। उनका अभी चंद दिनों से एक हालिया बयान जो आया है, उस बयान से पाकिस्तान के अंदर एक थरथली सी मच गई है, एक हिजान की कैफियत तारी हो गई है, और उन्होंने ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान को इसका निशाना बनाया और कुछ ऐसी बातें की जो मैं यहाँ अपने इस प्लेटफॉर्म से दोहराना मुनासिब नहीं समझता। और हमारे जो शहीद हैं, हमारे शहीदों की उनकी जो जानू के नजराने हैं, उनका मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसकी तौहीन की है। जिस अंदाज से मौलाना ने बात की, इसके पसे पर्दा आप क्या समझते हैं कि क्या पसे पर्दा, पसे चिलमन क्या चल रहा है? मौलाना इस तरह खुल के क्यों सामने आए? योर टेक सर। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि उनके वजन के बराबर उन्हें सियासत के अंदर हिस्सा दिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर उन्हें हिस्सा दिया जाए, लेकिन सियासत में किसी का वजन नहीं तोला जाता, उसकी सियासी वैल्यू और अवाम के अंदर उसकी पजीराई इसे देखा जाता है। मौलाना फजलुर रहमान को ये भी दुख है कि दो बड़ी सियासी जमातें एक जगह पे इकट्ठी हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी सियासत चमकाने का मौका नहीं मिल रहा। और मौलाना फजलुर रहमान को ये भी दुख है कि पाकिस्तान के अंदर उनका एक नारा था कि हमने इस्लामी इनकलाब लेके आना है, हमने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आनी है, तो तब्दीली भी आ गई। और एक ऐसा बंदा इस वक्त आर्मी का चीफ है, और एक ऐसा बंदा इस वक्त वजीर आज़म है कि जिसके तरक्याती कामों के ऊपर कोई सवाल उठा नहीं सकता, और एक ऐसा आर्मी चीफ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो पजीराई मिली, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के किरदार को जिस तरीके से सराहा गया, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो जो इस्लामी इनकलाब का नारा था वो बुसम हो गया। बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे सारे मौलवियों, पीरों, शेखुल इस्लाम या जो भी इस वक्त जो इस्लामी इनकलाब का नारा लगाते हैं, उन्हें ये दुख है कि अगर इस्लामी इनकलाब आ गया, अगर पाकिस्तान इस्लामी रियासत बन गया, तो ना उनकी पीरी मुरीदी चलेगी, ना उनके फतवे चलेंगे, ना उनकी गदियां चलेंगी, ना उनके दरबार रहेंगे। इसलिए कि फिर तो जो फतवा है वो भी इस्लामी रियासत देगी, फैसले इस्लामी रियासत करेगी, और पाकिस्तान के अंदर जो सारा इस्लामी निज़ाम है वो इस्लामी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम होगा। और इन मौलवियों को ये बात कतन पसंद नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान को ये भी दुख है कि इससे पहले जब भी कोई हुकूमत बनती थी तो उन्हें जो है अच्छा खातर खा उसके अंदर हिस्सा दिया जाता था, लेकिन इस दफा ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया गया, और हिस्सा ना मिलने की वजह से मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त बहुत गुस्सा है। और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी अगर आप गौर से देखें तो उनकी जमात को और मौलाना को वो पजीराई नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी ऑडियंस को जो है वो एड्रेस करूंगा कि जिसकी वजह से
मुझे जो है वो सोशल मीडिया के अंदर और अखबारात और जराइद के अंदर जो है वो पजीराई मिलेगी। और उन्होंने वही काम किया जो खान साहब ने किया था कि आपने अगर दिखाना है कि मैं हूं, तो आपका एक ही है कि पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, अफवाज पाकिस्तान को ताक ताक के निशाना बनाया जाए। और ये वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान मजबूर हो गए कि मेरा कोई नाम नहीं लेता, किसी को ये पता ही नहीं है मौलाना फजलुर रहमान क्या कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने देखना हो तो मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत में वो वाहिद नाम है कि जिनका बेटा, जिनका भाई, जिनका सारा खानदान वो सियासत के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है। जितने अगर आप मौलाना साहब को उनके जुस्से के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला। मेरे मोहतरम जनाब सरदार आसिफ अली सियाल एडवोकेट साहब, आप क्या फरमाएंगे? ये मौलाना साहब का ये जो हालिया बयान है, ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर किस कदर असरअंदाज होगा? और मौलाना साहब ने ये जो बयान दिया तो क्यों दिया, इसके असरात क्या मुरतब होंगे? योर टेक सर। जी, आपका शुक्रिया, मेहरबानी। बात यह है कि मैं तो बात करूंगा तो मैं तो मजलिस से अहरार से बात करूंगा, मैं जमीयतुल उलमाए हिंद से बात करूंगा, मैं जो देवबंद मकतबा फिक्र है उससे बात करूंगा। योर टेक सर, आप खुल के बात करें, ये खुल के बात करें, ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई कदगन नहीं है, कोई कदगन नहीं है, आप खुल के बात करें। जी, और उसके ऊपर बात यह है कि कोई आदमी इसके ऊपर इस लिहाज से बात नहीं करेगा कि आजकल का ये जो दौर है, लोगों ने ना तो अपनी तारीख पढ़ी है, ना ही उसके ऊपर दिलचस्पी रखते हैं। और इसके लिहाज से जो आप जैसे और हम जैसे जो तालिब इल्म हैं, हमारा ये इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान का जो वजूद है, पाकिस्तान का जो यहाँ पर जो है वो वजूद था, जो लोग उसके दुश्मन थे, उसके बाद यह है कि इन लोगों ने कायदे आज़म को काफिर आज़म तक कहा। उसके बाद यह है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर फंडिंग की, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ जामिया वो जो इसका देवबंद है 1881-82 में, उसका जो है ये 1981-82 में जब 100 साल तकरीबात हुई तो इंदिरा गांधी से सदारत करवाई। और इन लोगों का जो है ये था कि ये इन्होंने ये कहा कि हम इनके वालिद साहब ने, मुफ्ती महमूद साहब ने ये कहा कि हम पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं हैं। इनके जो दादा हैं वो जो है वो सूबेदार थे, जिनके नाम पर अब्दुल खलील इनके गांव का नाम है, और उन्होंने जो है वो 500 से ज़्यादा जो हैं, या इससे कमो पेश हो सकता है, वो जो यहाँ पर आज़ादी के मतवाले थे, और वो जो उनको जो है बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार करवाया, शहीद करवाया। और उसके बाद ये तो इनका जो है ना, ये इनका बैकग्राउंड है। और आप ये देखिए कि खिश्ते अव्वल चून हत मामार कज तासुरैया मीरवत दीवार, कि जब आप बुनियाद किसी चीज की जो है वो टेढ़ी रख देते हैं तो चाहे उसको औज सुरैया पे ले जाएं वो टेढ़ी होगी। तो इनकी जो अकल है, इनका जो खून है, उसमें पाकिस्तान की दुश्मनी जो है वो मौजूद है। और उसके साथ अब देखें कि जब पाकिस्तान बना तो उसके ऊपर कायदे आज़म ने क्या बात की? कायदे आज़म ने यही बात की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद मौजूद थे, तो उस वक्त कायदे आज़म ने बात की कि अगर कोई मेहर अली शाह, अगर कोई जमात अली शाह हो या ख्वाजा कमरुद्दीन हो तो वो मुझसे बात करें, ये सारे शो बॉयज़ हैं। तो अब बात यह है कि इन्होंने जब पाकिस्तान बन लिया तो वहां से अब यह है कि मीठा मीठा हप हप और थोड़ा थोड़ा थू थू, तो ये इन्होंने जो है ये अमरे मजबूरी जो है इसको खाने के लिहाज से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनको नोचने के लिए, जो अभी मेरे भाई जो है इन्होंने ये बात की कि इनका पूरा खानदान जो असम्बलियों में है। और उसके बाद ये देखें कि इनके एक भाई जो हैं वो रोजवेल्ट होटल में जाकर जो है वहां पर तरावी पढ़ाने के लिए जो है वहां गए, जिन्होंने एक दिन नहीं पढ़ाया। तो ये जो है ये पाकिस्तान के साथ ऐसे ही हैं जैसे लकड़ी के साथ दीमक होती है। तो इसके लिहाज से मैं कंडेम करता हूं इनके इस बयान को जो उन्होंने शुहदा के लिहाज से बात की है, क्योंकि शुहदा जो है उसका कोई पार्टी नहीं है। शुहदा जो होता है उसमें इकबाल अलहरमा ने भी कहा था कि दुश्मन है तो करता है तैग पे भरोसा, और मोमन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो बात ये है कि यहाँ पर जो है अब बात यही आ गई, तो सियासतदानों ने ये बात की कि हम इनको ये कहते हैं 1 करोड़ रुपया ले लें, 5 करोड़ ले लें, 10 करोड़ ले लें, अपने बच्चों के लेकर जाएं और जाके महाज़े जंग पर शहादत हासिल करें। कितनी सरदार साहब ये कितनी घटिया बात की है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि तो तुम अगर आर्मी में शहीद होते हो तो हम तनख्वाहें लेते हो हमसे।
कोई आदमी तनख्वाह के बलबूते पे शहीद नहीं होता। शहादत एक जज्बा ईमानी का नाम है। शहादत अपने मुल्क के ऊपर मर मिटने का नाम है। शहादत जो है वो एक माँ जब अपना बच्चा जो हवाले करती है, फौज के हवाले करती है, तो वो अपना जिगर काट के दे देती है। आपने बजा फरमाया कि लाएं आप करोड़ रुपया लें, आपसे 5 करोड़ रुपया लें, मैं 10 करोड़ की ऑफर करता हूँ, आप दें अपना एक बेटा शहीद होने के लिए, दें आप पाकिस्तान को। क्या ये मुमकिन था? क्यों ये बात की? क्या अगर आपको कुछ और आपके कोई तफजात हैं, कुछ आपके मामलात कहीं नहीं ठीक हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शहीदों के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप शहीदों की बेइज्जती करें। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसकी खुल के मजम्मत करते हैं और भरपूर मजम्मत करते हैं। आप फरमाएं आगे। और इसके ऊपर आपकी बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि इनके ऊपर 295C जो है, हाँ, बाकायदा पर्चा होना चाहिए, इनके खिलाफ केस होना चाहिए। पर्चा तो हो चुका है। पर्चा तो गालबन हो चुका है गुजरा वाला, पता नहीं। लेकिन उसके ऊपर ये है सर कि इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और उसके ऊपर बात ये है कि ये जो है ये अपना जिस तरीके से वजन बढ़ाते हैं, और उसके ऊपर इनका जो है इस्लाम से ऐसा ही ताल्लुक है जिस तरीके से आप ये करें कि ये मौलाना जो है, मौलाना का जो लफ्ज है वो मौलाना की तौहीन है। तो इस लिहाज से बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो है वो वजूद आया था और इसकी बका भी इस्लाम के नाम पर है। और ये कुरान पाक की तौहीन है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़तुलू अमवालकुम, जो फी सबीलिल्लाह अमवाला, ठीक है जी, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि वो तो जिंदा हैं और वो आपको शऊर नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और उनको तो रिज़्क़ दिया जाता है। तो इसके लिहाज से जितना भी इनको कंडेम किया जाए, वो इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और उसके ऊपर जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बाकायदा तौर पर कालअदम करार दिया जाए। और फिर ये है कि अगर एक आदमी इसके ऊपर अगर कोई बात करे तो उसको अगर सजा जो है वो जो होती है वही इनके लिए हो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था आपसे पहली कौमें इस वजह से तबाह होगी कि जब कोई उनका नामवर शख्स जो है वो जुर्म करता था उसको छोड़ दिया जाता था और आम आदमी को जो है लटका दिया जाता था। इस लिहाज से ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि आप इस्लाम में काफ़ी वाफ़ी होकर शामिल हो जाएं। और जिस तरीके से आपने बात फरमाई है कि यहाँ पर ये मौलाना एक्सेट्रा, इनका कोई राइट नहीं है, कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये जो है इन्होंने चूँकि तौहीन मजहब की है, तौहीन कुरान की है, और उसके बाद तौहीन कौम किया है और तौहीन शुहदा की है, लिहाजा इनको प्रोसिक्यूट किया जाए। शाहिद साहब क्या फरमाएंगे आप कि ये मौलाना साहब का ये जो बयान है इसके ऊपर बड़ा एक गम और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और बैरून पाकिस्तान भी लोगों ने इस बात को अच्छा नहीं जाना। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो सियासतदान हैं उन्होंने कंडेमनेशन के बड़े खुले अल्फाज में इस बात की मजम्मत भी की है, जिस तरह हम मजम्मत कर रहे हैं और लोगों ने भी मजम्मत की है। मगर क्या ये बात सिर्फ मजम्मत करने की हद तक की रहेगी या मामला कुछ आगे भी बढ़ेगा? आप क्या फरमाएंगे? पिछले 2 दिनों में मैं जिससे मिला हूँ उस हर शख्स ने जो है वो मौलाना के ऊपर लानत भेजी है और ये कहा है कि मौलाना को अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये दरअसल मुशरक लोग हैं, इन्होंने ऐसे फिरके बना रखे हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से ज्यादा अपने लीडर के बयानात को जो है वो कुरान और हदीस समझते हैं। और अगर उनका लीडर कोई गलती कर ले तो वो फिर भी इसके ऊपर डट जाते हैं और वो कहते हैं कि जी लीडर ने जो बात की है दरअसल यही कुरान और सुन्नत है। तो ये कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात के पाबंद नहीं है, ये इस्लामी तालीमात को तोड़ के मरोड़ के उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों के सामने पेश करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर आपने जो है वो चुप करवाना था तो इसका एक ही हाल था जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था कि एक चमक दिखाए और एक सफारती महाज किसी मुल्क में भेज दें तो मौलाना बिल्कुल राम राम हो जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब ने इस वक्त जो ये किया है वो इन्होंने एक खड़े पानी के अंदर पत्थर फेंका है ये देखने के लिए कि मेरी कितनी कदर मंजिलत है। तो वो कदर मंजिलत तो उनके सामने आ चुकी है। मौलाना जो जिसके बारे में लोग कहते थे कि शायद ये बाकियों बदतर में से कुछ बेहतर है, लेकिन इस वक्त ये पता चला कि ये तो आज भी वही जो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई ने ये बात कही है सरदार साहब ने कि ये आज भी उस सोच से पीछे नहीं हटे। ये पाकिस्तान बनते वक्त भी पाकिस्तान के मुखालिफ थे, आज भी वे पाकिस्तान के मुखालिफ है। बल्कि इन्हीं के एक साथी जो है वो जो शहीद हो गए थे रावलपिंडी के अंदर, आपने देखे सराज साहब की मैं बात कर रहा हूँ, सराज हक्कानी की, कि उनके बारे में किसको नहीं पता कि वो अमेरिकन फंडेड से जो वो इदारे चलाते रहे हैं
और यहाँ से जो है वो दहशतगर्दों को वो तरबियत देते, और उनके दहशतगर्दों ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जितने बम ब्लास्ट हुए उनमें वो शामिल थे। तो फजलुर रहमान साहब का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से गहरा ताल्लुक है। देखने में ये मौलवी हैं लेकिन असल में ये बहुत बड़े फनकार हैं। इन्हें मुसलमान कहना, इन्हें जो है वो आलम दीन कहना, ये इस्लाम की तौहीन है। फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो अपने इस गुनाह की माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर वो गुनाह की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो शैतान के पैरोकार होंगे, और गलती इंसान से हो जाती है। मैं समझता हूँ कि चूंकि किसी भी मौलवी का जब आप उन्हें जेब गर्म नहीं करते तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। यही मौलाना साहब के साथ हुआ है। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो वक्त आएगा कि खान साहब की तरह वो भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी बकिया जिंदगी गुजारेंगे। खान साहब को भी ये बड़ा जोम था कि मैं अगर जेल गया तो मेरे पैरोकार जो है वो हर रोज धरना देंगे, हर रोज मुजाहरा करेंगे। लेकिन आज किधर गए वो सारे लोग? आज खान जेल में बैठा है और उनके वकला जो है वो सेनेट के मेंबर है। तो मौलाना फजलुर रहमान को भी ये याद रखनी चाहिए बात कि जब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, जब उनके ऊपर केस बनेगा, वो जेल में होंगे, तो यही मौलवी मौलाना को भूल के फिर जो है वो उन्हीं का पटका लेके आ जाएंगे कि हम उनके तर्जमान हैं। आप और क्या खान साहब समझते के हैं, पैरोकारों की तरफ आप जो है क्या वो समझते हैं आंदोलन कराएंगे। कि आप क्या समझते हैं शाहिद साहब, मौजूदा हुकूमत में इतनी सख्त है, इतनी इतनी कुव्वत है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कोई पर्चा दे सकेगी या इस मामले को फर्दर परसू कर सकेगी? मैं समझता हूँ कि हिम्मत है और हिम्मत करनी चाहिए। यही फजलुर रहमान साहब है कि जब ये लाहौर में आते थे तो इनके सामने रेड कारपेट बिछाया जाता था कि, और आज ये मौलाना फजलुर रहमान है कि जब ये लाहौर आते हैं तो मियाँ साहब जो है वो अपनी आंखें बंद करके बेड पे सो जाते हैं। तो यही तो गिला है मौलाना फजलुर रहमान का। उन्हें यही गिला है कि ना तो सफारती मार्ग में उन्हें उन्हें कोई किरदार दिया गया है, ना ईरान और अमेरिका जंग के अंदर उन्हें किसी जलसा करने का मौका मिला, अपनी बात मनवाने का और अपने पीछे लोगों को लाने का मौका मिला। तो वो करे तो करे क्या, क्योंकि मौलवी मजमे के बगैर नहीं रह सकता। मौलवी खत्म दरूद और शिरनी शुक्राना लिए बगैर रह नहीं सकता। मौलवी का खाना पीना लोगों को इकट्ठा करके जाहिल अवाम को अपने पीछे लगा के उनसे पैसा बटोरना होता है। आप ये देखें, हमें ये कहते हैं कि अल्लाह रसूल के नाम पे चंदा दो, लेकिन आप जिस किसी मौलवी के पास चले जाएं, किसी पीर के पास चले जाएं, किसी बड़े से बड़े शेख के पास चले जाएं, उनकी बीवियों के हाथों पे देखें तो उनकी चूड़ियां जो है वो इस यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ तक उनका जो बाजू है वो चूड़ियों से भरा होता है, सोने की चूड़ियों से। और वो आवाम को कह रहे होते हैं कि याद करें अबू बकर सिद्दीक जो है वो अपने तन के कपड़े उतार के जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आ गए थे। लेकिन मुझे एक भी मौलवी दिखाएं कि जिसका रहना सहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो, जिसका उठना बैठना, जिसका किरदार जो है वो सहाबा इकराम जैसा हो, अहले बैत जैसा हो। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपना माल, अपनी जान इस्लाम की राह में निछावर कर दी। ये दूसरे लोगों के बेटों को, बच्चियों को इस्लाम के नाम पर बहकाते हैं और उन्हें जो है वो शहीद करवाते हैं। इसलिए इनका मुनाफिकाना किरदार तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब मुनाफिकाना किरदार, मुनाफिकाना किरदार याद रखा जाएगा। जो बयान दिया है ये सही फरमाया शायद जंजुआ साहब ने। मैं जनाब की सरदार इजाजत से जी फरमाएं एक छोटा सा पॉइंट। जी एक पॉइंट ये है जनाब कि एक मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब थे और वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे, तहरीक पाकिस्तान के जो है वो बहुत बड़े कारकुन भी रहे, और तहरीक खत्म नबूवत में उनको जो है मौलाना मौदूदी साहब के साथ सजाए मौत का जो है वो भी ऑर्डर दिया गया, बाद में वो ख़त्म होगी। वो फरमाते हैं कि वो एक दफ़ा जब मुफ्ती महमूद जो हैं इनके वालिद वो वज़ीर आला थे सूबा सरहद के, तो उस दौरान वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए। तो उस दौरान जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान जो है वो बार बार कमरे में आता था और जो वो आता था तो वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उसको ना गालियां निकाल के बाहर निकाल देते थे। तो वो अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब ने बताया ये ऑथेंटिक बात है, मैं उसका गवाह भी हूँ। ठीक है, मुझे नियाजी साहब ने खुद ये बात की थी जब मैं एडवाइजर था चीफ मिनिस्टर पंजाब का 92 से 96 तक। तो अब यह है कि उन्होंने कहा कि ये कौन सा नौजवान है, तो ये क्यों आप इसको क्यों डांट रहे हैं? तो मुफ्ती महमूद साहब ने बताया कि ये मेरा बेटा है फजलुर रहमान। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये पैसे लेकर जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उनकी मेरी मुखबरी करता है। तो ये है जनाब इनकी मौलानापन।
तो इसके लिहाज से गुजारिश ये है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जितनी भी जमातें हैं, बेसिकली ये जो है, जिस तरीके से मेरे भाई जो है इन्होंने फरमाया कि इनका जो है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद ये है कि इन ना तो ये फारूक तहसील है कहीं के, ना ही ये कोई जयत उलमा और इनके पास कोई डिग्री है। और फिर एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो सियासत है, आज तक देखें इनको मुनाफिक आज़म पाकिस्तान का खिताब हर बच्चा देता है। तो इसके लिहाज से सबसे ज़्यादा वईद जो है, आखिरी बात मैं यही करूँगा, कुरान पाक में सूरतुल बकरा में मुनाफिकीन की आई है कि क़यामत के बाद जो यहाँ दोज़ख है उसका सबसे निचले हिस्से में जो है वो मुनाफिकीन रखे जाएंगे, जबकि मुशरिकीन जो है उससे बेहतर, उससे पहले हिस्से में होंगे। तो इसके लिहाज से बात ये है कि पाकिस्तान और इस्लाम के दरमियान चाहे कोई भी हो, वो किसी भी तरह की रायत का मुस्तहिक नहीं है। और इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है ये एक टेस्ट केस है गवर्नमेंट इनके का खिलाफ और उन लोगों का कि जो मुनाफिकत करते हैं, ऐसे लोगों इनको प्रोसिक्यूट ऐसे लोगों के खिलाफ बरवक्त और एक भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया जनाब शाहिद जंजुआ साहब। आप मौजू को ज़रा बदलते हैं, आपको जैसा याद अच्छी तरह याद भी होगा और आपने आज खबरें भी देखी होंगी तो एक बरतानिया के जो नए लेबर पार्टी के लीडर ऑफ द हाउस आज इलेक्ट हो गए हैं जनाब एंडी बर्नम साहब, और इंशाल्लाह सोमवार को वो वज़ीर आज़म का हलफ भी लेंगे। आप क्या फरमाएंगे? एंडी बर्नम हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। इधर यहाँ मैनचेस्टर में जब वो मेयर थे उन्होंने मैनचेस्टर की हालत बदल के रख दी। सिटी सेंटर आज एक नया मैनचेस्टर सिटी सेंटर लग रहा है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट लाए कि जब मैं सिटी सेंटर में ही, चूँकि मैं बेस हूँ, तो जब मैं सिटी सेंटर के बाहर निकलता हूँ, रोड पर जाता हूँ, तो मैं देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। अब क्या आप उम्मीद रखते हैं कि एंडी बर्नम साहब एज ए वज़ीर आज़म बरतानिया मुस्तकबिल में अपना कोई बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं? मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये है कि बरतानिया के अंदर जब भी कोई फ्यूचर की पॉलिसी बनती है तो वो जो नया आने वाला वज़ीर आज़म होता है उसकी कंसल्टेशन के बगैर मुमकिन नहीं होता। बरतानिया का ये जो पॉलिसी बयान आया है कि बरतानिया की सरजमीन पर बैठे हुए अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया तो इसका सख्ती के साथ एक्शन लिया जाएगा। इसके ऊपर कानून साजी हो रही है। और आए रोज ये जो आप तमाशा देखते हैं कि लोग खड़े होकर आर्मी चीफ को गालियां दे रहे होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बकवासात कर रहे होते हैं। ये टके टके के लौंडे जिन्हें गली मोहल्ले में कोई पूछता नहीं था, ये पाकिस्तान की हुकूमत को गालियां देते हैं और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बकवासात करते हैं। उनके खिलाफ बरतानिया का ये जो पॉलिसी बयान आना कि इनके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो एक्शन ये होना चाहिए कि इनकी ब्रिटिश नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाए और इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। ये जो नई पॉलिसी आ रही है इसमें आने वाले वज़ीर आज़म की मर्जी और मंशा के बगैर ये कानून साजी मुमकिन नहीं है। और बरतानिया का ये ऐलान खुशाइंद है, हम इसको वेलकम करते हैं। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो हमारे नए वज़ीर आज़म होंगे ये देखने में तो लेबर पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन अमली तौर पर ये जो टोरी पार्टी के साथ और टोरी लैंडलॉर्ड की तरह के साथ इनका जो है वो तल्लुक है। अल्लाह खैर करे कि लेबर पार्टी सलामत रहे और लेबर पार्टी अपनी पॉलिसी, अपने रुझानात और अपने ट्रेंड्स के साथ जो लेबर उसका एक पहचान है कि वो अवामी पार्टी है, ये कायम रहे। और अगर उन्होंने हलफ उठाने के बाद जो है वो टोरी की पॉलिसियों को टो किया तो फिर लेबर पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, मैं यहाँ आपकी इतला के लिए ये गुजारिश करूँ कि एंडी बर्नम जो हमारे वज़ीर आज़म होने जा रहे हैं सोमवार को हलफ लेंगे, उनके बारे में मैं बरमला ये कहना चाहूँगा कि वो लेफ़्ट विंग सोशलिस्ट ख्यालात के हामी हैं और लेफ़्ट विंग ही लेबर पार्टी सोशलिस्ट लेबर पार्टी का नारा है। इसी नारे को वो लेके लेबर पार्टी को अपनी असली हालत में लाने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। ये मैंने अवाम के अंदर जो तासर है या जो खदशात है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, वरना मैंने जो आपने इब्तदाइये में उनके बारे में कलमात कहे हैं वो तो बड़े वेलकमिंग है। जो एनालिस्ट हैं वो यही बात कह रहे हैं कि वो लेफ़्ट विंग सोशलिस्ट ख्यालात के हामी हैं और सोशलिस्ट ख्यालात ही को वो परसू करेंगे। जनाब सरदार आसफ अली सियाल साहब, आप क्या फरमाएंगे हमारे नए जो वज़ीर आज़म हैं उनके बारे में? आपके टेक सर।
जी जी मेहरबानी। ये एक्चुअली जो यहाँ पर जो एंडी बर्नम साहब हैं, ये सियासतदान हैं और ये 7 जनवरी 1970 को पैदा हुए थे जी, मर्सीसाइड इंग्लैंड में। और जहाँ तक इनका बैकग्राउंड है, ये जामिया इन्होंने कैम्ब्रिज से ही जो है उर्दू लिटरेचर में तालीम की थी जी। और फिर आपको मालूम है, आपके तो साथ रहे हैं कि 201 से 2017 तक ये बरतानी पार्लियामेंट के पहले जो है एमपी रहे हैं और अहम वजारतों पर भी ये रहे हैं। उसके बाद फिर ये था कि वजीर सकाफत और मीडिया भी रहे, चीफ सेक्रेटरी ट्रिगरी भी रहे। अब इसमें बात यह है कि ये जो ग्रेटर मैनचेस्टर जो आपने फरमाया है कि 2017 में ये आपके ग्रेटर जो मैनचेस्टर है उसके पहले मुंतखब मेयर भी बने, उसके बाद फिर ये 2021 और 2024 में भी दोबारा मुंतखब हुए थे। अब उसके बाद ये है कि यहाँ पर अवामी जो है ना जी, ट्रांसपोर्ट, इलाकाई तरक्की और जो इनके मुकामी इख्तियारात हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसके फ़रोग के तौर पर ये मारूफ तो हैं। अब इनके जो आपने बात फरमाई है कि इनके जो सियासी नज़रियात हैं वो नो डाउट कि इनका जो है सेंट्रल जो लेफ्ट है, मरकज जो है ना, वो बाएं बाजू के जो है सियासतदान इनको समझा जाता है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इन्होंने तो अपने सरदार साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं क्योंकि खबरों का टाइम है, वक्त इजाज़त नहीं देता है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ मैं आपका नहायत ही मशकूर हूँ, दोनों मेहमानों का। जनाब शाहिद साहब आपका भी मशकूर हूँ, जनाब सियाल साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात से हमारे नाजरीन को नवाजा। नाजरीन मोहतरम, ये था आज का प्रोग्राम खलश विद फारूक अहमद, और फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, किसी नए मेहमानों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।